दोस्तों, बात महाकुंभ की हो और कोई कहानी ना बने, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे ही दोस्तों, एक औरत जो कि विधवा थी, कुंभ जाने के लिए, कुंभ नहाने के लिए बहुत ही ललायत थी, क्योंकि बहुत ही धार्मिक विचार थी। लेकिन उसके गांव की जो लेडीजें थी उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो उन्हें मनहूस मानती थी। तभी एक लड़का जो कि उसे बहुत दिन से ताड़ता रहता था, उसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए रहता था, उसे मौका मिल जाता है और वो बहला फुसला कर और उसके सास ससुर को अपने विश्वास में लेकर उसे कुंभ नहलाने ले जाता है। लेकिन कुंभ की जगह उसे होटल में लेकर चला जाता है और कई रात उसके साथ होटल में गुजारता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र होता है, बड़ा ही मजेदार होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, अयोध्या नगरी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ एक वृद्ध पति और पत्नी थे और उसकी एक सुंदर सी सुशील सी बहू थी, जिसका पति का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। अब वो सुंदर स्त्री विधवा बन चुकी थी। गांव वाले से उसके पाप का, उसके कर्मों का सजा मानते थे और उसे अपशगुन बोला करते थे। उस विधवा स्त्री का नाम था सुनीता। हालांकि सुनीता बहुत ही पावन विचारधारा वाली थी, पूजा पाठ धर्म कर्म में भरोसा रखती थी, लेकिन गांव की औरतें उसको थोड़ा भी भाव नहीं देती थी और उसके ऊपर हमेशा टीका टिप्पणी क्या करती थी। दोस्तों, वो किसी को पलट कर जवाब नहीं देती है और सब भगवान की इच्छा मानकर बर्दाश्त कर लेती है और अपने बूढ़े सास ससुर का सेवा ससुरता करती है। तभी दोस्तों आ जाता है महाकुंभ 2025। गाँव में कुंभ की महिमा को लेकर बहुत ही कहानियाँ बनते थे, बहुत ही कहानियाँ चलते थे। दोस्तों, सब लोग कुंभ नहाने जाते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ से सैकड़ों लोग कुंभ नहाने के लिए ना गए हों। दोस्तों, भारत की आबादी 140 करोड़ है। लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा की आबादी कुंभ स्नान कर चुके हैं, यानी कि हर 2 आदमी के बाद 1 आदमी ने कुंभ स्नान कर लिया है। दोस्तों, गाँव में जब ये कुंभ की बातें सुनती है, कुंभ की धारणा के बारे में बातें सुनती है, कुंभ की महिमा के बारे में बातें सुनती है और अपने सास ससुर से भी ये बातें सुनती है, उसके दिल में भी बड़ी इच्छा जगती है कि कुंभ स्नान करूं। गांव की बहुत सारी औरतें कुंभ स्नान करने जा रही थी। वो भी जाके बोलती है कि दीदी, हमें भी कुंभ स्नान के लिए ले चलो। लेकिन गांव की औरतें उन्हें मना कर देती है और कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका पत्ता कट कर देती है और आपस में बात करती है कि पता नहीं कौन से पाप की है जो इसका पति मर गया है, ये विधवा हो चुकी है और अगर हम लोग इसको अपने साथ ले जाएंगे, हो सकता है इसका पाप हमारे ऊपर भी आ जाए और हमारे साथ भी कोई अपशगुन हो जाए। इस डर से कोई भी औरत उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, गांव में ऐसे भी शुभ अशुभ, सगुन अपशगुन ज़्यादा मानते हैं लोग। गांव के लोग ऐसे ही दकिया सुनी विचारधारा वाले होते हैं। वो अपनी इच्छा अपने सास ससुर को बताती है। सास ससुर बोलते हैं कि बेटी, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ और सुना है कुंभ में बहुत भीड़ होती है, वहाँ गाड़ी भी नहीं जा पाती है, 10-15 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं, बहुत पैदल चलना पड़ता है, सो हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। तुम ही कोई रास्ता निकालो, तुम ही कोई उपाय सुझा लो। तभी दोस्तों, उसी गांव का एक लड़का था सचिन, जो कि कई महीनों से सुनीता के ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए था। मन ही मन वो उसे चाहता था। अब उसे मौका मिल जाता है, क्योंकि उसके घर उसका आना जाना था, उसके सास ससुर से उसकी अच्छी जमती थी। इसी क्रम में दोस्तों, जैसे उसे पता चलता है कि सुनीता कुंभ स्नान करने के लिए ललायत है, लेकिन गाँव की औरतें उसे कोई भी भाव नहीं दे रही है, नहीं ले जाना चाहती है। दोस्तों, सचिन पहुँच जाता है सुनीता के घर। उसके सास ससुर से इधर उधर की बातें करता है और बोलता है, मैं कुंभ नहाने जा रहा हूँ। उसके सास ससुर पूछते हैं, बेटा तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है? सचिन बताता है कि जहाँ मेरे रिलेटिव रहा करते हैं उस गांव से बहुत सारे जेंट्स जा रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ भी जा रही है, मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। वहाँ मेरा ननिहाल पड़ता है, मेरे नानी घर के सब लोग जा रहे हैं। सुनीता के सास ससुर बोलते हैं, बेटा अगर बुरा ना मानो तो मेरी बहू की भी बहुत इच्छा है कुंभ नहाने का, इसे भी अपने साथ ले जाओ। सचिन बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब सब लोग जा रहे हैं तो ये भी चली जाएगी। और दोस्तों, 2 दिन बाद का उन्हें टाइम बता देता है। सुनीता इधर सब तैयारी करके रेडी कर ली थी, अपने लिए अपने थैले में कपड़ा रख ली थी, चप्पल रख ली थी और भी थोड़ा बहुत पैसे रख ली थी, रास्ते के लिए खाने के लिए सामान वामान रख ली थी। जो भी गांव की औरतें तैयारी करती वो तैयारी करके रेडी थी। तभी सचिन आता है शाम के वक्त और बोलता है, चलो हमारे गांव की सभी लेडीज़ जेंट्स तैयार हैं, और सुनीता को लेकर वहाँ से निकल जाता है और आता है बस स्टॉप पर और बस पर चढ़ जाता है। दोस्तों, सुनीता बड़ा ही असमंजस भरी निगाहों से इधर उधर देखती है कि कोई भी लेडीज़, कोई भी जेंट्स वहाँ नहीं है। तभी सुनीता उनसे पूछती है कि भाई, गांव के जो लेडीज़ और जेंट्स जाने वाले थे वो लोग कहाँ हैं? सचिन बोलता है, इस गांव के लोग नहीं जा रहे हैं, हम अगले गांव वाले लोग के साथ जा रहे हैं जो कि हमारे रिश्तेदार हैं। इस गांव के लोग तो तुम्हें ले जाना ही नहीं चाहते। सुनीता को सच्चाई समझ में आ जाती है
और सचिन के बगल में जाकर वो बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों कंडक्टर आता है। सचिन 2 टिकट लेता है प्रयागराज का। सुनीता को फिर डाउट होता है। सुनीता बोलती है तुम्हारे जो रिश्तेदार थे वो लोग कब आएंगे? सचिन बोलता है कि वो अगले स्टॉप पर आ जाएंगे। तभी दोस्तों अगला स्टॉप भी गुजर जाता है, कोई नहीं चढ़ता है। अब सुनीता कुछ डर सा लगने लगा था और सचिन से बार बार उन लोगों के बारे में पूछ रही थी। सचिन फ़ोन निकालता है और झूठ मूठ कहीं बात करता है। उसके बाद बोलता है कि हम लोग लेट हो चुके हैं तुम्हारे चक्कर में, वो लोग दूसरे बस से निकल गए हैं, अब हम लोग को अकेला ही जाना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, उनका फ़ोन नंबर हमारे पास है, हमारा फ़ोन नंबर उन लोगों के पास है, हम प्रयागराज में जाकर कुंभ में जाकर उनसे मिल लेंगे, तुम घबराओ मत। तभी दोस्तों सुनीता निकाल कर टिकट के पैसे देने लगती है। सचिन मना कर देता है, बोलता है तुम पैसा अपना संभाल कर रखो, कुंभ में बहुत काम आएगा पैसा, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम मेरे साथ जा रही हो, इससे भी तुम रिश्ता मेरी भाभी लेगी, इतना फर्ज तो हमारा बनता है। दोस्तों सुनीता कुछ भी नहीं बोलती है, अपना पैसा रख लेती है। दोस्तों ऐसे ही करते करते बस चली जा रही थी, इन दोनों में धीरे धीरे बात हो रही थी। अब सचिन क्या करता है, बदमाशी करना शुरू कर देता है दोस्तों। बस थोड़ा भी उछलती या थोड़ा भी जर्क में आता तो जानबूझकर सचिन उसके ऊपर गिर जाता है, कभी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, कभी पैरों से टच करने की कोशिश करता है। ये सब बातें सुनीता समझ रही थी, लेकिन वो कर क्या सकती थी, वो अकेला थी। अब उसे लगने लगा था कि ये फंस चुकी, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना उसके पास फ़ोन था। दोस्तों रात होता है और एक ढाबे पर बस लगती है खाना खाने के लिए। सचिन बोलता है चलो भाभी खाना खा लेते हैं। सुनीता बोलती नहीं, मैं घर से खाना बना कर लाई हूँ, तुम भी खा लो हमारे साथ। सचिन बोलता है अरे क्या घर से बना कर लाई, वही दाल रोटी लाई होगी, चलो कुछ अच्छा खाना खाते हैं। उसे ज़बरदस्ती प्यार से ले जाता है और बहुत ही अच्छा अच्छा खाना ढाबे पर खिलाता है। सुनीता कई सालों के बाद घर से बाहर निकली थी। जब से उसका पति का देहांत हुआ था तब से वो घर से बाहर कभी नहीं गई थी और कभी इतना अच्छा खाना भी नहीं खाई थी। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अब सचिन बोलता है अच्छा ही हुआ जो हमारे गाँव वाले हमसे पहले निकल गए, अगर पहले नहीं निकलते तो हम ये खुलकर खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते एक दूसरे का मुंह देखते हैं गांव वाले कि कौन पैसा देगा कौन खिलाएगा। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही खाने के लिए हैं। दोस्तों दोनों जी भर के खाते हैं। जैसे ही पेमेंट की बारी आती है सचिन पेमेंट कर देता है। सुनीता सकचाते हुए कुछ पैसा निकालती है और सचिन की तरफ बढ़ा देती है। सचिन बोलता है भाभी हमें पैसा की कोई कमी नहीं है, अपना पैसा अपने पास रखो। दोस्तों अब धीरे धीरे दोनों थोड़ा बहुत खुल रहे थे। अब दोस्तों रात का सफ़र शुरू होता है। कभी सचिन उसके कंधे पर सो जाता, कभी वो इसके कंधे पर सो जाती। अब धीरे धीरे दोनों में मामला थोड़ा सा बातचीत चलने लगा था। दोस्तों रात के 2-2:30 बजे थे और एक बार शोर शराबा बस में होने लगता है कि प्रयागराज आने वाला है, प्रयागराज आने वाला है, और बहुत सारा जाम लगा हुआ था। बस को रोक दी गई थी। सचिन भी बाहर जाकर देखता है, अब पूछता है यहाँ से प्रयागराज कितना किलोमीटर है। तो एक पैसेंजर बताता है कि यहाँ से लगभग 15 से 17 किलोमीटर प्रयागराज है। अब यहाँ से जाम लगना शुरू हो गया है, गाड़ी शायद आगे नहीं जा पाएगी, अब यहाँ की यात्रा पैदल ही की जाएगी। सचिन दोस्तों टाइम देखता है मोबाइल में, 2:30 बज रहे थे। और सुनीता को जगाता है, उसे नीचे उतार लेता है और दोस्तों वहीं एक होटल में चला जाता है, वहाँ एक कमरा ले लेता है। सुनीता इसका विरोध करती है, लेकिन सचिन बोलता है कि भाभी रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से कम से कम 15-17 किलोमीटर दूर है, जाते जाते थक जाएंगे। लेकिन सुनीता बोलती नहीं, अभी अगर हम पैदल चलेंगे धीरे धीरे तो सुबह तक हम कुंभ पहुँच जाएंगे और कुंभ स्नान करके दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे। लेकिन सचिन उसे बहलाने फुसलाने लगता है, बोलता है भाभी रात का समय है और यहाँ का एरिया भी ठीक नहीं है, रात को कोई चोर उचक्का हमें कुछ छीन छान ले तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सुबह हो जाने दो फिर हम लोग निकल लेंगे। दोस्तों गांव की लड़की थी सुनीता, वो भी थोड़ा घबरा जाती है, डर जाती है और उसके साथ होटल में चल जाती है। सचिन एक होटल में एक रूम ले लेता है किराए पे। रूम के अंदर जाता है, लेकिन सुनीता की हिम्मत नहीं होती कि रूम के अंदर जाने का। सचिन बोलता है कि यहीं थोड़ा देर आराम कर लो, फिर हम लोग सुबह होते निकल जाएंगे, तुम घबरा क्यों रही हो। अब सुनीता के पास कोई चारा नहीं था, वो असमंजस में नजर आती है। सचिन उसे कैसे भी बहला फुसला कर रूम के अंदर ले जाता है, दरवाजा बंद करता है, अब बोलता है बिस्तर पर तुम आराम करो। लेकिन सुनीता बिस्तर पर नहीं चढ़ती, वो नीचे ही बैठ जाती। सचिन बोलता है ठंड का मौसम है, नीचे फर्श पर तुम्हें ठंड लग जाएगी, फिर हम क्या बोलेंगे तुम्हारे सास ससुर को। उसे बहला फुसला कर कैसे भी बिस्तर पर लेटा देता है। सुनीता भी रात की जगी हुई थी, बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ जाता है और सचिन भी उसके बगल में लेट जाता है, अपना एक हाथ उसके ऊपर रख देता है। जैसे वो हाथ रखता है सुनीता की नींद टूट जाती है। सुनीता झटके से उठ के बैठ जाती है, बोलती ये क्या कर रहे हो। सचिन बोलता है भाभी कौन यहाँ देखने आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें कई महीनों से मैं देख रहा हूँ और मन ही मन में तुम्हें चाहने लगा हूँ। जब हम लोग बस में बैठे थे तो मैं मदहोश होता जा रहा था, तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। दोस्तों सुनीता इसका विरोध करती है, बोलती है सब ठीक नहीं है, हम कुंभ स्नान करने आए हैं, सब पापों से मुक्ति पाने आए हैं और तुम ये नया पाप करने की सोच रहे हो, ऐसा क्यों। सचिन समझाता है भाभी प्यार करना कोई पाप नहीं है, हमने बहुत अरसे से तुम्हें चाहा है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सचिन सो जाता है। अब दोस्तों सुनीता उसकी बातों पर गौर करने लगती है। दोस्तों 4 साल हो गए थे उसके पति का देहांत हुए, वो भी अकेले थी, आज तक किसी ने उसका तारीफ नहीं किया था और सचिन उसके तारीफ का पुल बांधे जा रहा था। अब ये सब उसे अच्छा लगने लगा था। वो धीरे से सचिन के पास जाती है, उसके ऊपर अपना हाथ रखती है और बोलती है तुम बुरा मान गए। सचिन बोलता नहीं, बुरा मैं क्यों मानूंगा। दोस्तों उसे बाहों में ले लेता है और फिर वो सब होता है जो कि अनैतिक था, जो कि किसी मायने से सही नहीं था।
उस सारी दोनों के बीच मर्यादा की सीमा समाप्त हो जाती है, सारा पर्दा समाप्त हो जाता है, जो नहीं होना था वो सब हो जाता है। सुबह होता है, सुनीता बोलती चलो कुंभ स्नान चलते हैं। सचिन बोलता नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना, इसी कमरे में रहना है। अब दोस्तों सुनीता भी उसके रंग में रंग चुकी थी, वो भी इसका साथ देने लगती है। उस दिन भी होटल में ही रहते हैं, खूब अय्याशी करते हैं। दूसरे दिन भी वो नहीं निकलते हैं। जब 2 दिन दोनों का मन भर जाता है, उसके बाद जाते हैं कुंभ स्नान के लिए। उधर दोस्तों गांव से जो लोग आए थे कुंभ स्नान के लिए, वो गांव पहुंच जाते हैं और गांव में पूरा भगदड़ मच चुका था, पूरा हंगामा मच चुका था कि सुनीता सचिन के साथ भाग गई है। लेकिन तीसरे दिन सचिन और सुनीता वहाँ पहुँच जाते हैं गाँव में। जब गाँव वाले पूछते हैं भाई तुम लोग इतने दिन कहाँ थे, सचिन बोला भाई जाम लग गया था, हम लोग जाम में फंस गए थे। गाँव वाले इसका विरोध करते हैं, नहीं हम लोग भी गए थे कुंभ, इतना जाम तो नहीं था, जाम 10 किलोमीटर पहले लगा था, सब कोई पैदल गए थे, तुम 3 दिन कहाँ रह गए। हमने कई बार तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया। सचिन फिर एक नया झूठ बोलता है और बोलता है फ़ोन हमारा चोरी हो गया था, जबकि सचिन ने अपना फ़ोन को गंगा में फेंक दिया था जानबूझकर। वो जानता था कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा। दोस्तों गांव वाले उसे कई तरह सवाल जवाब करते हैं। सचिन झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। अब वो गांव के शक के दायरे में आ चुका था। अब गांव के बड़े बुजुर्ग एक पंचायती बुलाते हैं और सचिन को वहाँ दंड देने की कोशिश किया जाता है, उसे बहुत सवाल जवाब किया जाता है। लास्ट में सचिन थक जाता है झूठ बोलते बोलते और लास्ट में कह ही देता है कि हाँ ठीक है, मैं सुनीता से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों को इतना ही चिंता है उसकी तो मुझसे शादी करा दो। दोस्तों पंचायत में जब ये बात सुनते हैं तो पंचायत भी दंग रह जाती है, आपस में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसके विरोध में थे, कुछ लोग इसके पक्ष में थे। कुछ लोग उसके पक्ष में इसलिए थे कि सुनीता अभी नई नई शादी हुई थी और 4 साल से विधवा थी, अभी वो जवान थी, सुंदर थी, पूरी ज़िंदगी कहाँ काटती, इसलिए सब लोग बोलते ठीक है इसकी शादी ही करा दिया जाए। और दोस्तों वहीं मंदिर में पंचों के सामने सुनीता और सचिन की शादी कर दी जाती और दोनों सुखीपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करते हैं। और ऐसे ही वो गंगा मैया कुंभ का आशीर्वाद भी मानते हैं। दोस्तों क्या कहना आपकी इस कहानी पर? क्या सुनीता ने सचिन ने सही किया, पंचायत के लोगों ने सही किया? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार ऐसे ही बेहतरीन कहानी लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।